हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डी के पांडे। आज का टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नर्स्ट समीकरण। ये नर्स्ट इक्वेशन होता है। ये नर्स जो है साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक समीकरण दिया। इसका उपयोग कहाँ होगा? आप देखते हैं किसी जब कोई सेल बनता है तो उसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है, सेल में इलेक्ट्रोड। तो वो इलेक्ट्रोड जब विलयन में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। और वो इलेक्ट्रोड विभव जब विलयन की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है, तो विलयन की सांद्रता और ताप पर के साथ वो ज्ञात करने के लिए कि कितना इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन हो रहा है, उसी के लिए नर्स ने प्रयोग किया और नर्स ने अपना एक समीकरण दिया। इसी समीकरण के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव में परिवर्तन उसकी ताप और सांद्रता के साथ उसमें जो परिवर्तन होता है वो इसी इक्वेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नर्स इक्वेशन क्या है? किसी सेल के इलेक्ट्रोड का किसी सेल के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव सेल में जो इलेक्ट्रोड लगा होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? विलयन के ताप और सांद्रता। विभव विलयन के ताप तथा सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो जिस विलयन में डूबा रहता है उस विलयन की सांद्रता और विलयन के ताप पर निर्भर करता है। और अतः विलयन की सांद्रता तथा ताप के साथ सांद्रता तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन, इसमें जो इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन होता है विलयन की सांद्रता और उसके ताप के साथ, ये इसी नर्स समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। परिवर्तन नर्स्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। वे माने नर्स जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनके समीकरण की उपयोगिता यहीं पर पड़ी कि जब इलेक्ट्रोड विभव जो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, वो इलेक्ट्रोड विभव अगर विलयन की सांद्रता और ताप के साथ जो विभव में परिवर्तित होता है या विभव में परिवर्तन होता है, वो इन्हीं नर्स समीकरण के द्वारा था। अब इसको समीकरण देखेंगे कि मान लिया गया, माना एक धातु का अर्ध इलेक्ट्रोड या अर्ध अपचयन क्रिया, एक धातु इलेक्ट्रोड की अर्ध अपचयन क्रिया है। धातु इलेक्ट्रोड की अर्ध अपचयन क्रिया है।
ये मान लिया गया, माना धातु आपका मेटल है यम, ये और अपचयन क्रिया हो रहा है ये प्लस, अब इससे आपका देख रहे हैं धातु तैयार हो रहा है, ये आपका सॉलिड है धातु, ये एक्वस। तो अपचयन क्रिया है, तो यहाँ अब देख रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन आपने पढ़ा है, तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N माइनस, ये आपका रिएक्शन हो गया। अब इस समीकरण के लिए नर्स समीकरण क्या होगा, उन्होंने दिया नर्स समीकरण के अनुसार, नर्स समीकरण के अनुसार, नर्स समीकरण क्या है आपका, E इक्वल टू E0 माइनस 3RT अपॉन ENF log V10 धातु अपॉन N प्लस। ये उन्होंने किसी भी धातु इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव जो ताप और सांद्रता के साथ जो उनमें परिवर्तन होगा, इस इक्वेशन के द्वारा तय निकाला जाएगा। इन्होंने ये इक्वेशन दिया। अब इसमें E क्या है आपका, इलेक्ट्रोड विभव, देखिए लिख दे रहे हैं, जहां E इक्वल टू इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव, R कैपिटल R गैस स्थिरांक, इसका मान कितना होता है, ये आपको 314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये गैस स्थिरांक आपको बराबर याद रखना। देखिए कुछ कांस्टेंट हैं जिनका मान कभी बदलने वाला नहीं है, उनको आपको बराबर याद रखना है, ठीक है। तो कैपिटल R आपका गैस स्थिरांक हो गया। अब क्या है, कैपिटल T परम ताप, ये है तो 298 केल्विन परम ताप हो गया। EN इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, N यह हो गया। EF बचा है, EF आपका क्या है, फैराडे नियतांक, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वही फैराडे नियतांक होता है। फैराडे नियतांक का मान ये कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। ये इतना होता है, तो ये है आपका 96,485, वास्तविकता तो ये है, लेकिन आपका ये 96,500, जैसे आप फिजिक्स में याद करते हैं स्मॉल g का मान 9.8, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है सीधे उसको 10 मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सीधे 96,500। EM क्या है, धातु की सांद्रता, इलेक्ट्रोड पर जो धातु जाकर जमती है तो जमा धातु की सांद्रता, यह हो गया। बचा क्या, EN प्लस, धातु विलयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता, ये है। अच्छा अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं तुरंत। ठीक है, इस समीकरण को देखिए थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, मान रख देंगे इसका, E इक्वल टू, देखिए E नॉट माइनस 2.3
303 RT। R का मान आपका यहाँ दिया है 8.314 वो इंटू 8.314 इंटू T, कैपिटल T कितना है देखिए आपका 298 अपॉन NF। N आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे किसी सेल के लिए जनरल आपने जैसे अभी तक इसके पहले देखा था एक सेल अपक्रिया का जो गैल्वेनिक सेल में आपने उपयोग किया था, जिंक राड जिंक धातु जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर राड कॉपर सल्फेट के विलयन रखा गया था। तो आपका यहां था 2 प्लस Cu, देख रहे हैं। अब यहाँ यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर स्थानांतरण हो रहा है आपका 2, देख रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कितने का जिंक का कॉपर से कितने इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n आप इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो n का मान जैसा आपका रिएक्शन समीकरण रहेगा जिस प्रकार का धातु रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वो n हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इतना ये हो गया। देखिए अब n इंटू 96,500 लाख। अच्छा m आपका सॉलिड है तो चाहे आप लिख दीजिए कोई, या सॉलिड है तो इसकी सांद्रता हमेशा 1 होती है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान, या ऐसे लिख दीजिए अभी प्लस, ये हो गया। अब देख रहे हैं अभी आपने रिएक्शन देखा था ये m, इसमें रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट आपका यहां है माने उत्पाद, ये अभिकारक। तो यहां आप देख रहे हैं उत्पाद बटे अभिकारक आ रहा है ना, उत्पाद बटे अभिकारक। तो इससे अब जब ये आप सीधे रिएक्शन ये कंप्लीट कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा E = E0 माइनस, अब इसको सॉल्व कर देंगे 0.0591 अपॉन n लॉग उत्पाद अपॉन अभिकारक, या इसको लिख सकते हैं कहीं कहीं आपको मिलेगा रेट अपॉन ऑक्स, रेट अपॉन ऑक्स ऐसा मिलेगा माने रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन, माने अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था, समझे ना। तो उसमें प्रॉब्लम घबराना नहीं है, आप अपचयित अवस्था हो चाहे ऑक्सीकृत अवस्था हो इस तरीके का दिया होगा, और वो नहीं दिया तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, उत्पाद बटे अभिकारक। तो ये आपका कंप्लीट होता है नर्स्ट इक्वेशन, ये ठीक है। ये आपका देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसको, ये आपका नर्स्ट इक्वेशन यही है आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। इसको आप एकदम बढ़िया फिट कर लेंगे, आपका ये हो गया कंप्लीट। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे चलेंगे। फिर किया जा रहा, उम्मीद है कि हम जो बता रहे हैं उसी हिसाब से बता रहे हैं कि आपको आसानी से पकड़ में आ जाए, आसानी से आपको समझ में आ जाए। और लेकिन एक बार उसको पुनः रिवीजन करिए और फिर वीडियो खोल करके देखिए अपना, और उसके एक बार नहीं कई बार रिवीजन करिए, इसके बाद तब ये जाके कंप्लीट होगा। नहीं तो आपको पता है कि कहावत है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में रटो सवेरे सफा। तो आप केवल रटू तोता मत बनिए, और इसको समझ करके याद करेंगे तभी जाके रहेगा, समझ आ रहा है। तो इसको आप ध्यान दीजिए। अब अगला पॉइंट आपका आता है गिब्स ऊर्जा, या गिब्स मुक्त ऊर्जा कर दीजिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव, ठीक। यह है आपका गिब्स फ्री एनर्जी एंड, अच्छा सेल विभव, सेल पोटेंशियल कहिए या इसको EMF लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है आपका। चाहे इसको सेल विभव कहिए या आपका EMF माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। इसके पहले आपने पढ़ा भी है विद्युत वाहक बल, तो चाहे विद्युत वाहक बल कहिए चाहे उसको सेल विभव कहिए, दोनों एक ही चीज है, समझ आ रहा है। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है आपका, सेल विभव EMF आपने पढ़ा है, इन दोनों में संबंध क्या होता है, समझ रहा है। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है आपकी,
इसको समझ कर देखिए, जैसे आप मार्केट से एक बैटरी खरीद के लाते हैं, इधर देखिए, आप एक बैटरी खरीद के लाते हैं मार्केट से, ऊपर एक प्लस लिखा रहता है और माइनस होता है। बैटरी को अगर आप क्या करें कि एक किसी धातु के तार द्वारा जोड़ करके यहां पर एक कोई बल्ब लगा दीजिए, ठीक है। बैटरी को आप ले आए मार्केट से, ले आने के बाद उसमें दो तार ऊपर और नीचे लगा करके इसको बल्ब लगा देंगे, तो बल्ब जलेगा कि नहीं? जलने लगेगा। तो अगर इसको जला करके छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद क्या वो लगातार जलता रहेगा? नहीं, कुछ देर बाद आप आएंगे, जलते जलते देखेंगे ये बैटरी बल्ब बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? आप कहेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी डाउन हो गई, ठीक है। तो क्या इस बैटरी की पूरी एनर्जी आपकी समाप्त हो गई? नो, बैटरी की पूरी एनर्जी नहीं समाप्त हुई। जैसे आपको लगातार दौड़ा दिया जाए फील्ड में या रोड पर 2 किलोमीटर, तो आप लगातार कुछ देर तक तो दौड़ेंगे और दौड़ने के बाद एक स्थिति आएगी, वहां रुक जाएंगे, गिर जाएंगे। तो क्या आपके अंदर की पूरी एनर्जी समाप्त हो जाएगी? क्या आप उठ करके वहां से नहीं आ पाएंगे? कुछ एनर्जी रहेगी तभी नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी एनर्जी समाप्त हो गई, इसमें एनर्जी बची है, लेकिन जितनी एनर्जी, जितनी अधिकतम ऊर्जा किसी उपयोगी कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है या ली जाती है, उसे ही कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी, माने गिब्स मुक्त ऊर्जा। माने किसी भी सेल का, समझ रहे हैं ना, किसी भी निकाय का जितना ऊर्जा उपयोग में आप ला रहे हैं, उपयोगी जितना कार्य हो रहा है, उपयोग करेंगे उतना ही कार्य होगा। तो जितनी एनर्जी आप उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है, वही आपकी कहलाती है गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी सेल या निकाय कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिस्टम। सिस्टम आपका वो भी कहा जाता है सैंपल को भी सिस्टम कहा जाता है। सैंपल का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है, हाँ, तो आप चाय बनाते हैं तो डायरेक्ट उसको नहीं ले जाते हो उसके पास, जो बनाने वाले हैं थोड़ा सा निकाल के पहले चख लेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट लेंगे कि कैसा बना है, इसमें कुछ कमी तो नहीं है, उसके बाद उनको लेकर जाएंगे उनके पास। तो वो जो थोड़ा सा भाग निकलता है वो सैंपल कहलाता है, या उसको सिस्टम या निकाय कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो किसी सेल या निकाय की वह अधिकतम ऊर्जा, किसी सेल या निकाय की वह अधिकतम ऊर्जा जो किसी उपयोगी कार्य को, किसी उपयोगी कार्य को करने में खर्च होती है, माने किसी भी निकाय की वह अधिकतम ऊर्जा जो किसी उपयोगी कार्य को करने में खर्च होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। इसे ये गिब्स मुक्त ऊर्जा कैपिटल जी, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इसका गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होता है, अब जब बल्ब जला रहे हैं ऊर्जा में, मान लीजिए इसकी पहले इसकी ऊर्जा इसके अंदर है 400 वोल्ट की, कितना है, बाद में खर्च होकर के इसकी ऊर्जा कुछ खर्च हुई तो बचा 200 वोल्ट, ठीक है। फिर 100 वोल्ट खर्च कर दिया गया, 100, तो अब कितना बचा, 100 में से इसको घटाएंगे, हाँ, ऊर्जा में कमी होती जा रही है। तो जब ऊर्जा में कमी होती है, इसलिए गिब्स मुक्त ऊर्जा को ऋणात्मक में व्यक्त किया जाता है। माने गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी बराबर क्या हुआ, उपयोग किया गया कार्य, उपयोग में लाया गया या किया गया कार्य,
ये हो गया। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, कमी क्या है, डेल्टा जी, ये माइनस हो गया, कमी है, तो ये कार्य क्या करते हैं, डब्ल्यू हो गया। अच्छा, अब आप एक भौतिक विज्ञान में पढ़े हैं कि यदि पढ़े कि W इक्वल टू क्यू इंटू वी, डेल्टा वी या वी, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, आपने पढ़ा है। जहां Q क्या है, आवेश, और V विभवांतर, और सेल विभव ही आपका, तो V को तो आप ये Q V के स्थान पर तो लिख सकते हैं ई सेल, सेल विभव विभवांतर ही है आपका, तो इसको तो सेल विभव लिख सकते हैं आपका। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर से हटा रहे हैं। देखिए, चूंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन या जो भी आप रिएक्शन लिखते हैं, चाहे जहां भी आपने ये लिखा था प्लस प्लस सी यू, तो यहां आप परमाणु नहीं कहते कि एक परमाणु, जब भी रिएक्शन आप लेते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो कहते हैं एक मोल जिंक, जिंक का एक मोल, कॉपर का एक मोल, यहां मोल में लिया जाता है, समझ रहा है। तो यहां आपका इलेक्ट्रॉन जो भी होगा मोल में रहेगा, तो एक मोल आवेश ये बराबर आपका होता है किसके, फैराडे नियतांक के, फैराडे नियतांक। एक मोल फैराडे नियतांक को F से व्यक्त करते हैं, तो जब एक मोल आवेश बराबर फैराडे नियतांक है, तो मान लीजिए n मोल लिया गया है, तो इसलिए n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये F है आपका, अगर तो E बराबर क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। आवेश यहां Q है, तो इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे Q का मान, आवेश है ना, Q के स्थान पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में Q के स्थान पर NF रखने पर, ठीक है। और जब यहां रख देंगे तो आप देख रहे हैं कि माइनस G इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q के स्थान पर रख देंगे NF, और V के स्थान पर E सेल है, तो E सेल, हाँ। अगर अब यहां माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो उलट जाएगा, तो या इसको लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल, हो गया। यही आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में संबंध है, ये आपका। अच्छा, अब यहां पर, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा हम आगे बढ़ाना है इसको। देखिए, मानक परिस्थिति, मानक स्थिति में लेंगे तो क्या होगा, मानक अवस्था में, मानक अवस्था में, जब इसको मानक अवस्था में लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा G नॉट कर देंगे, है मानक अवस्था में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर पर लेंगे जब, तो ये हो जाएगा माइनस NF E नॉट सेल, हो गया। अब यहां देखिए 3 परिस्थिति तैयार होगी। नंबर 1, जब डेल्टा G का मान ऋणात्मक होगा तो ई सेल क्या होगा, धनात्मक होगा, तो अब क्रिया आगे बढ़ेगी, स्वतः होगी। यदि डेल्टा G का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः, डेल्टा G का मान ऋणात्मक है और ई सेल धनात्मक,
और ई सेल क्या हो जाएगा आपका, तब जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा। तो धनात्मक ऋणात्मक है तथा ई सेल धनात्मक, तो अभिक्रिया स्वतः होती है। ठीक है। नंबर 2 में, अच्छा अब इसका मान ऋणात्मक है, यदि डेल्टा जी का मान धनात्मक हो जाए तो इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा ई सेल का। यदि डेल्टा जी धनात्मक तथा ई सेल ऋणात्मक, तो अब देखिए जब ये ऋणात्मक होगा तब क्रिया क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में शुरू हो जाएगी। तो अब क्रिया विपरीत दिशा में, माने अब क्रिया स्वतः नहीं होगी, अस्वतः होगी, या अब क्रिया विपरीत दिशा में कह दीजिए, विपरीत दिशा में होगी। नंबर 3, यदि डेल्टा जी 0 है तथा ई सेल भी 0 है, तो अभिक्रिया कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यह साम्य की अवस्था में रहेगी। इक्विलिब्रियम, इक्वल माने होता बराबर, तो अभिक्रिया साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति में रहेगी। ठीक है। अब यहां आपको ये पता है डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इसका सबका लिख लेंगे। डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी है क्या, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभिक्रिया सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी एन इक्वल टू अभिक्रिया में स्थानांतरित माने इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हो गया। एफ आपको पता है फैराडे नियतांक कितना मान होता है, 96,500 कूलाम। ई सेल को मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। तो ये आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव दोनों में रिलेशन, सांद्रता के साथ उसके इलेक्ट्रोड में क्या संबंध होता है, ये और इसमें नर्व समीकरण, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। अब उसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अब अगले वीडियो